Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civil's Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा करंट अफेयर सेशन है इसमें हम 12 सितंबर 2020 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूज़। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन से। जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसमें 68% का डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, अभी हमको कैसे पता चलता है? जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या WWF है उसने एक रिपोर्ट रिवील की है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसमें 68% का डिक्लाइन देखा गया है। कब से कब तक? 1970 से लेकर 2016 के बीच में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के डिक्लाइन है उसका मेन रीज़न है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज़, इन्वेजिव स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन। यदि हम ये देखें कि कौन सी कैटेगरी की जो स्पीशीज़ है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है या जिसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है वो है फ्रेश वाटर स्पीशीज़। फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में अराउंड 84% का डिक्लाइन देखा गया है जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हमको ये बात भी पता चलती है कि आउट ऑफ एवरी 3 फ्रेश वाटर स्पीशीज़ 1 स्पीशीज़ ऐसी है जो थ्रेटेंड है विथ एक्सटिंक्शन, मतलब कि वो ख़त्म होने की कगार पे है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो लार्ज बॉडी एनिमल होते हैं या जो लार्ज बॉडी साइज फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वन। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी या सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कौन सी स्पीशीज़ में देखा गया है तो वो है फ्रेश वाटर स्पीशीज़। इसके अलावा इस रिपोर्ट से हमको ये भी पता चलता है कि कौन सा ऐसा रीजन है वर्ल्ड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है और जहाँ पे सबसे कम देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन है वो लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन वाले रीजन में देखा गया है। अराउंड 94% डिक्लाइन देखा गया है, वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है। वहीं पर लीस्ट अफेक्टेड एरिया कौन सा है? यूरोप एंड सेंट्रल एशिया वाला है। यहाँ पे मात्र 24% डिक्लाइन देखा गया है। वहीं पर 33% नॉर्थ अमेरिका में डिक्लाइन है, अफ्रीका में 65% और एशिया पैसिफिक रीजन में 45%। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो मेजर फैक्टर है इस डिक्लाइन का। अब ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि जो मेजर हम डिक्लाइन देखते हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में वो लास्ट 50 ईयर्स में देखते हैं और ये लास्ट 50 ईयर्स ही ऐसा टाइम पीरियड है जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ह्यूज डिफरेंस आया है। एक्सप्लोजन हुआ है ग्लोबल ट्रेड में, कंजम्पशन और ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन देखने के लिए मिला है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में, ये हमको इस रिपोर्ट के थ्रू पता पड़ता है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि UN की वेदर एजेंसी है इसने एक डेटा प्रोवाइड करा है जिसके अकॉर्डिंग जो हमने एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करा है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इस पर्टिकुलर लिमिट को पास कर देगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ये 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था UNFCCC का, इस अकॉर्ड में सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक गोल सेट करा था कि जो हमारी अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब कि 1900 के पहले जो टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में जो प्रेजेंट टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि यदि एवरेज टेम्परेचर इस समय 24 था तो अब 25.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह हमने इस तरीके का थ्रेशोल्ड सेट करा था।
बट ये जो रीसेंट रिपोर्ट है यह हमको बताती है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा ये जो थ्रेशोल्ड है हम इसे क्रॉस कर सकते हैं एटलीस्ट 1 ईयर बिटवीन 2020 से 24 के बीच में। इसके अराउंड 20% चांसेस है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसमें ये भी कहा गया है कि 70% चांसेस हैं कि कोई एक मंथ ऐसा हो 2020 से 24 के बीच में जब जो टेम्परेचर है वो अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस हो। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि 5 ईयर का ये जो पीरियड है इसमें जो हम एनुअल टेम्परेचर देखेंगे वो हायर देखेंगे एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और वो टेम्परेचर जो हायर होगा वो 0.91 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.59 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंडिया और जापान से। इंडिया और जापान के बीच में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है ये, स्पेशली मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। ठीक है, ये अलाउ करेगा दोनों कंट्री की मिलिट्री को कि वो एक दूसरे के बेसिस को यूज़ कर सके फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, ये डिसीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए और ये एग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जब चाइना के साथ हमारे इस तरीके के टेंशन्स चल रहे हैं और इस तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उस समय पे। अभी जो एग्रीमेंट है ये इनेबलिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर क्लोजर कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इसके अलावा जो दोनों मिलिट्रीज़ है वो एक दूसरे के बेसिस भी यूज़ कर सकेगी और फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकेगी रिपेयर और रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज़ के लिए। इसके अलावा रिसेंटली जून में ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरीके का एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, रिजॉल्विंग टू स्केल अप देयर ओवरऑल डिफेंस कॉर्पोरेशन। ये डिफेंस कोऑपरेशन के लिए था। इसके अलावा यूएस, फ्रांस, सिंगापुर, ओमान जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इंडिया का इस तरीके का एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन है। अभी जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, चाइना के साथ जिस तरीके के रिलेशन है और इन सारी कंट्रीज़ की जो लोकेशन है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन के आसपास के रीजन में, तो इंडिया के लिए इस तरीके का जो एग्रीमेंट है लॉजिस्टिक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो काफ़ी फेवरेबल है। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है अटल इनोवेशन मिशन से। इसने हाल ही में एक नया प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक इनिशिएटिव। यहाँ पे एनिक का मतलब है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ये एक मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम था अटल इनोवेटिव मिशन का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बूस्ट करना, इनकरेज करना अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन एमएसएमई एंड स्टार्टअप। जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, जो हमारी एमएसएमई हैं, इसमें हम बूस्ट कर सके, इनकरेज कर सके रिसर्च वर्क को और इनोवेशन को। ये जो प्रोग्राम है वो मेनली इसरो का प्रोग्राम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 4 मिनिस्ट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर and associated industries to facilitate innovation solution to sectoral problems। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन एंड रिसर्च। ओके, ये जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट करेगा रिसर्च बेस्ड इनोवेशन को, और जो भी एमएसएमई या स्टार्टअप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करते हैं उनको 50 लाख तक का फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी या मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, रिसर्च बेस्ड इनोवेशन काम अच्छे से कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको यदि इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है सिविल्स ट्यूब उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।